हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सी एस वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ द सी एस वेरिएबल एंड व्हाई वी नीड टू यूज़ इट इन सी एस एस। देखो, सी एस एस वेरिएबल क्यों हम यूज़ करते हैं और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखो, जब भी हम वेबसाइट या कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी लाइंस की सी एस एस होती हैं। हो सकता है वो सी एस एस डुप्लीकेट भी हो रही हूँ, और जैसे हमारा कलर्स हो गए, टेक्स्ट कलर हो गए, बैकग्राउंड कलर हो गए, वो सेम वैल्यू मल्टीपल प्लेस पे हमको रखनी पड़ती है, मल्टीपल वैल्यू डालनी पड़ती है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने आज एक महीने पहले वेबसाइट डिज़ाइन कर दी, बाद में मान लो हमको कुछ कलर चेंज करना हुआ, या फिर जो हमारा जो ब्लैक बैकग्राउंड था उसको मुझे रेड करना हुआ, या फिर कोई अदर कलर में चेंज करना हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे कलर को सर्च करना पड़ेगा और मैन्युअली उनको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन आप सी एस एस वेरिएबल जब यूज़ करते हो, तो सी एस एस वेरिएबल जब आप यूज़ करते हो तो आप हर जगह सी एस एस की वैल्यू नहीं यूज़ करते हो, आप उस वेरिएबल को रखते हो। और जब भी आपको बाद में कुछ चेंज करना होता है तो आप सी एस एस वेरिएबल में ही अपडेट कर देते हो, ना कि सभी जगह जहाँ पे के आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है सी एस एस वेरिएबल का, कि आप अपने डिज़ाइन को कंसिस्टेंट, मैनेजेबल एंड क्लीन बना सकते हो। आपका जो सी एस एस कोड है वो काफ़ी क्लीन रहेगा, काफ़ी मैनेजेबल रहेगा। बाद में अगर कोई और डेवलपर उस पर काम कर रहा है तो उसको अच्छे से समझ पाएगा, और उसको अगर कुछ चेंज भी करना हुआ तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, जैसे कि मैं इस पर काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखो कि मैंने बैकग्राउंड लिया है, कलर्स हमारा वाइट है, और जो सी टी ए का कलर है वो डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो देखो, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो ना तो उसमें 3 टाइप के कलर होते हैं: बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर और एक्सेंट कलर। अब बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर का आइडिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये एक्सेंट कलर किस लिए होता है? एक्सेंट कलर बेसिकली होता है बटन और लिंक के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी एस एस में, आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं। अब देखो, यहाँ पे अबाउट का बैकग्राउंड इमेज है और ये फूटर का इमेज है। यहाँ पे ये फूटर में जो स्टार आपको दिख रहा है ना, वो मैंने बैकग्राउंड इमेज लगा रखा है। अब मान लो कि बाद में मुझे अगर इस बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना हुआ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से आके इसका यूआरएल अपडेट कर दूँगा बस, और मुझे कहीं चेंज ही नहीं करना है। अगर मान लो मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना हुआ तो मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे बॉर्डर, कहाँ कहाँ पे मैंने बॉर्डर यूज़ कर रखा है। आपको बस जाके यहाँ पे बॉर्डर कलर पे आपको कलर चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेंज आपको अपडेट करना है। वैसे ही एक्सेंट कलर है। अगर मान लो एक्सेंट कलर बाद में मान लो सी टी एम को चेंज करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे कुछ और कलर का रखना है, तो मुझे ये नहीं सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पे ये सिटी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जाके मुझे बैकग्राउंड या फिर कलर चेंज करना पड़ेगा हर जगह। वैसा नहीं करना है यहाँ पे। जब आप वेरिएबल यूज़ करते हो तो आपको बस जहाँ पे आपने वेरिएबल यूज़ किया है उसकी वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है बस। जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है कि मान लो हमने लेट नेम इक्वल टू ब्लैंक कर रखा है, लेट नेम इक्वल टू आशीष कर रखा है, बाद में मुझे कुछ और नाम रखना हुआ, राजेश या कोई अदर नाम, तो हम उसको बस नेम में अपडेट कर देते हैं उसको, और वो जगह जहाँ भी वो वेरिएबल यूज़ हुआ होता है उसका नेम अपडेट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सी एस एस में। अगर आप वेरिएबल यूज़ करते हो तो आपका सी एस एस काफ़ी मैनेजेबल हो जाता है, काफ़ी क्लीन हो जाता है और ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। बाद में जब आपको चेंज करना होता है तो आप सिंपली इसको चेंज कर पाते हो। तो अब हम देखते हैं कि सी एस एस वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं अपने सी एस एस में। तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा HTML फाइल लेता हूँ। मान लो test.html ले लिया मैंने, और इसको मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई HTML ले लेते हैं। अब जब भी आप वेरिएबल बनाते हो ना तो यहाँ पे स्टाइल टैग में ले लेता हूँ। आप रूट में बना सकते हो या फिर कहीं भी CSS में कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रूट में ही रखना है। अगर आप रूट में रखोगे तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मान लो CSS वेरिएबल जब भी बना होता है ना तो हम डबल डैश यूज़ करते हैं, डबल डैश। और मान लो मुझे BG कलर डिफाइन करना है, BG कलर, और जो वैल्यू रखनी है इनिशियली आपको वो रख देंगे आप, जैसे मुझे रेड रखनी है। अब मान लो मुझे बैकग्राउंड, बॉडी का बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड। अब इसको CSS हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन आता है, वेरिएबल फंक्शन में जाओगे आप और फिर जस्ट इसका जो वेरिएबल नेम है उसको यहाँ पे डाल देना है, बस हो गया। ऐसे हमको डिफाइन करना है और ऐसे इसको एक्सेस करना है, 2 चीज़ें बस। ये हो गया आपका। अब मुझे ये चेंज दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हाइट ऐड कर देता हूँ 100 BH, ताकि मुझे बैकग्राउंड दिखे। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड हो गया। अब मुझे अगर मान लो कलर चेंज करना हुआ बाद में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लू लगा दूँगा।
केवल वेरिएबल में ब्लू कर दिया मैंने तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा वो, ऐसे ऐसे चेंज होता है। ऐसे ही मान लो मुझे टेक्स्ट कलर रखना है, टेक्स्ट कलर मान लो वाइट रखना है, और यहीं पे मैं कलर इसको वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका ये है कि वेरिएबल फंक्शन में उस टेक्स्ट का नाम रख लो। यहाँ पे देखो जितने वेरिएबल रहते हैं ना उसका सजेशन भी यहाँ पे देने लगता है। डबल डैश करोगे तो यहाँ पे सजेशन आने लगते हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर मैं देख पाऊँ इसलिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी डाल देता हूँ इसमें H1 में शायद ना ले, क्योंकि ठीक है ले लेता है। अब मान लो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हुआ बाद में इन फ्यूचर, तो मुझे क्या करना है, बस यहाँ से जाके इसका टेक्स्ट कलर का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अपडेट कर देनी है। मान लो कोई और कलर मुझे यूज़ करना है, मान लो पिंक यूज़ करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से अपडेट कर दिया। यहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ वो वेरिएबल यूज़ किया है वहाँ पे मुझे चेंज करने के लिए नहीं है, मैंने जस्ट वेरिएबल का वैल्यू अपडेट कर दिया और ये मेरा पिंक हो गया। ऐसे ही मान लो आपके पास हज़ारों पेज पड़े हुए हैं, वहाँ पे मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है जब आप CSS वेरिएबल यूज़ करते हो। जब हम लार्ज कंपनी में काम करते हैं ना या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और हर एक प्रोजेक्ट का भी अलग अलग थीम होता है और उन थीम को मैनेज के लिए हम CSS वेरिएबल से ही यूज़ करते हैं उसको। तो जब मान लो डिज़ाइन में कभी चेंज आता है ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम फिर से CSS लिखने बैठ जाएँ या फिर उसके लिए उतना एफर्ट लगे कि हम फिर से एक 1 बाय 1 हम जाके सर्च करके देख रहे हैं कि कहाँ पे वो कलर यूज़ हुआ है फिर वहाँ पे जाके अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं वहाँ पे, हम स्टार्टिंग से CSS वेरिएबल बना के चलते हैं ताकि इन फ्यूचर बाद में अगर कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चेंज आता है तो हम उसको CSS से ही अपडेट वेरिएबल में ही अपडेट कर पाएँ और ईज़िली काफ़ी फास्ट तरीके से चेंज कर पाएँ, इसलिए हम CSS वेरिएबल यूज़ करते हैं। और यहाँ इसी के लिए नहीं, आप जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन बनाते हो ना तो वहाँ भी ये यूज़ होता है। मान लो कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो बेस फ़ॉन्ट साइज़ या फिर मान लो विड्थ है, कोई कार्ड है उसका विड्थ आप डिफ़ाइन कर रहे हो, मान लो कार्ड का विड्थ मान लो इनिशियली हमारा 320 पिक्सल है। अब अगर आप वेरिएबल नहीं यूज़ करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर के अंदर जाके उसको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्ड है एक डिव क्लास नेम कार्ड। अब यहाँ पे मेरे पास अगर कार्ड है और यहाँ पे मान लो मैंने कार्ड का विड्थ दे रखा है 500 पिक्सल, ठीक है। अब अगर मुझे मोबाइल में इसका साइज़ कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्वेरी से मीडिया क्वेरी लगाने पड़ेगा। मीडिया क्वेरी के अंदर जाके हम इस सेलेक्टर को फिर से डिफाइन करेंगे, उसके अंदर विड्थ 300 डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ, यहाँ पे मेरा माउस क्यों डांस कर रहा है, हटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल और यहाँ पे मैं फिर से कार्ड डिफाइन करूँगा, फिर यहाँ से विड्थ इसका 300 पिक्सल करूँगा। लेकिन जब मैं CSS वेरिएबल अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये सब बकचोदी नहीं करनी है। मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, मान लो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, वेरिएबल कार्ड विड्थ, इनिशियली इसका जो कार्ड विड्थ है जो भी है, मान लो डेस्कटॉप के लिए मैंने 500 रखा है और मोबाइल के नीचे 300 रखना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पूरा चेंज करने की नीड नहीं है सेलेक्टर में, मैं बस उसका जो वैल्यू है कार्ड विड्थ उसको मैं 300 से अपडेट कर दूंगा। बस कार्ड विड्थ यहाँ पे 300 मैंने कर दिया बस। अब देखो ना, वेरिएबल जब आपने यूज़ किया तो CSS की लाइंस भी कट गई। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन में भी आपका हेल्प करता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कार्ड का, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और यहाँ पे मैं हाइट भी थोड़ा दे देता हूँ, हाइट इक्वल टू 400 पिक्सल। तो देखो डेस्कटॉप में यहाँ पे मेरा 500 पिक्सल है। अगर मैं इसको मोबाइल में देखूँगा तो ये मेरा कितना हो गया, कार्ड 500 यहाँ पे आ रहा है अभी भी। यहाँ पे अगर कंप्यूटर में देखें विड्थ 500 अभी भी आ रहा है, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो चेंज क्यों नहीं हुआ देखते हैं, इसका मैक्स विड्थ ओके, तो 768 से नीचे जब तक रहेगा, नीचे ही हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाना चाहिए था कार्ड विड्थ। अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, क्या सेम ही है कार्ड विड्थ, तो आई थिंक यहाँ पे रूट में जाना पड़ेगा, रूट। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है यार, कार्ड विड्थ डॉट कार्ड @media, अरे यार यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं सोचूं कि हो क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे देखो 300 हो गया ना, और चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली कार्ड में भी चेंज कर सकता हूँ, डॉट कार्ड यहाँ पे 300 कर दूंगा मैं, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है CSS को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। और मैनेजेबल का तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से अगर CSS, अगर आपका छोटा CSS है
आपकी वेबसाइट में CSS उतनी बड़ी नहीं है तो CSS के बिना भी चल सकता है। हालांकि यहाँ भी रिकमेंडेड है कि आप CSS वेरिएबल ही यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी बड़ी वेबसाइट है आपकी, वहाँ पे तो मस्ट है CSS वेरिएबल यूज़ करना, वहाँ पे तो यूज़ करना ही करना है। तो ये था CSS वेरिएबल कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम अपनी चीज़ों को CSS को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे इसको स्केलेबल बना सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जो फ्रंट एंड चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है क्योंकि यहाँ पे उतनी रीच मिल नहीं रही है। तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, आपको दिखा देता हूँ। और मैं अभी उस पर रेगुलर वीडियो डालूँगा। यहाँ पे अगर जाओगे आप, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो इसको। तो अब बोलते कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अभी न्यू वीडियो जो आएंगे वो सारे इसी पे आएंगे। और अभी आगे मैं फ्रंट एंड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस पे बनाने वाला हूँ वीडियो। जो भी मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें जो भी मैंने चीज़ सीखी हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम लोग CSS में हमें जो चैलेंजेस आते हैं, फ्रंट एंड में जो चैलेंजेस आते हैं, वो हम सीख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम किसी और वीडियो में फिर से देखेंगे। ये मेरा चैनल है, ठीक है। आई थिंक ये दिखा नहीं आपको, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, न्यू चैनल है। नेक्स्ट से आगे से जो नए वीडियो होंगे वो इसी पे आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।